हेलो फ्रेंड्स एंड मेडो स्टूडेंट, पैथोफिजियोलॉजी बीपी 204 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकेंड के फर्स्ट पार्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं। व्हाट आर द क्लासिकल साइन ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट। जो हमारा कार्डियक टेम्पोनेट होता है उसके क्लासिकल साइन क्या होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, जो इंक्रीज वो जुगुलर वेनस डिस्टेंशन जिसको हम लोग जेवीडी भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा द ट्रैकीकार्डिया, वो डिस्पनिया और फीवर। थर्ड ऑप्शन है हमारा द ब्रेडीकार्डिया, वीकनेस इन द आर्म, डायाफेरेसिस। और अंतिम ऑप्शन है हमारा द हाइपरटेंशन, पल्पिटेशन एंड चेस्ट पेन। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा होता है कार्डियक वो टेम्पोनेट होता है उसके अगर क्लासिकल साइन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमें हाइपोटेंशन देखने को प्राप्त होता है। हमारे हार्ट से एक तरह से आता है मफल्ड, वहाँ पे साउंड आता है। और जो हमारा जेवीडी होता है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड और इंक्रीज जुगुलर वेनस डिस्टेंशन जिसको हम लोग जेवीडी भी कहते हैं। तो अगर हम कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में बात करते हैं तो इसके जो क्लासिकल साइन है उसको हम लोग कहते हैं बीक्स वो ट्रैड भी कहते हैं। और इसमें हाइपोटेंशन होता है, मफल्ड हार्ट साउंड होता है और इंक्रीज जेवीडी हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हेलो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी इज द मोस्ट कॉमन कंजेशनल हार्ट डिफेक्ट। व्हाट कंडीशन इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ। तो जो हमारा वीएसडी होता है ये एक तरह का हमारा कंजेशनल हार्ट डिफेक्ट होता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो इसके साथ एसोसिएटेड होती है वो इनमें से कौन सी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द कंजेशनल रुबेला, दूसरा ऑप्शन है हमारा डाउन सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है हमारा द फेटल अल्कोहल सिंड्रोम और अंतिम ऑप्शन है हमारा द मैटरनल डायबिटीज। तो अगर हम बात करते हैं जो अबाउट द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में तो उससे इनमें से कौन सी कंडीशन एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम। जो हमारा होता है वीएसडी उससे हमारा होता है फेटल अल्कोहल सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है। अगर हम पीडीए के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है जो कंजेशनल रुबेला होता है वो उससे एसोसिएटेड होता है। जो हमारा होता है डाउन सिंड्रोम वो एएसडी से एसोसिएटेड होता है। और जो हमारा होता है मैटरनल डायबिटीज होता है तो ये एसोसिएट होता है विद द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल एंजाइना। जो हमारा स्टेबल एंजाइना होता है वो इसमें से किससे एसोसिएटेड होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द वो चेस्ट पेन दैट अकर विद एक्सर्शन एंड और इमोशनल स्ट्रेस। दूसरा ऑप्शन है हमारा द सीवियर एंड क्रशिंग चेस्ट पेन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट से ज़्यादा तक रहता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा द चेस्ट पेन दैट अकर्स एट द रेस्ट। और अंतिम ऑप्शन है हमारा ब्रेडीकार्डिया। तो अगर हम स्टेबल एंजाइना के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से इसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं जब हमारे एक तरह से एक्सर्शन होता है या जो हमारा होता है इमोशनल स्ट्रेस, वहाँ पे अगर हमें चेस्ट पेन देखने को प्राप्त होता है तो उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द ए, चेस्ट पेन दैट अकर विद द एक्सर्शन एंड और इमोशनल स्ट्रेस। जो हमारा होता है एक्सर्शन अगर हमने कोई अच्छे से काम कर लिया या हमारे पास कोई है एक तरह से इमोशनल स्ट्रेस है तो उस कंडीशन में अगर कोई चेस्ट पेन हमारे होता है तो उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट साइड हार्ट फेल्योर। जो हमारा राइट साइड हार्ट फेल्योर
फेल्योर होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज इनमें से कौन सा होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर, दूसरा ऑप्शन है हमारा द क्रोनिक लंग डिजीज और अंतिम ऑप्शन है हमारा यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है राइट साइड हार्ट फेल्योर होता है उसका इनमें से मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारे राइट साइड हार्ट फेल्योर का। तो जो हमारा होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर इसको हम लोग LHF से इंडिकेट करते हैं और RHF हमारा राइट साइड हार्ट फेल्योर होता है और ये एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। तो जब हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर होता है तो उसके बाद में हमें राइट साइड हार्ट फेल्योर भी उसके कारण देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द प्राइमरी कॉज ऑफ हार्ट फेल्योर इज, जो हमारा हार्ट फेल्योर होता है उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आर्टेरियल हाइपरटेंशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा द मायोकार्डियल डिसफंक्शन और अंतिम ऑप्शन है हमारा वाल्वुलर डिसफंक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट फेल्योर है उसका प्राइमरी कॉज इनमें से कौन सा होता है, तो जो हमारा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे एक तरह से आर्टरी वगैरह होती हैं उसके अंदर वहाँ पे फैट वगैरह इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण कि जो हमारा है ब्लड फ्लो वहाँ से प्रॉपरली नहीं हो पाता है और वहाँ पे हमें हार्ट फेल्योर देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द हार्ट फेल्योर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द डिजीज इन विच द कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी मटेरियल अक्यूमुलेट इन द वॉल ऑफ द आर्टरी इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द डायबिटिक सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा ऑप्शन है द आर्टियोस्क्लेरोसिस और अंतिम ऑप्शन होता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर हम बात करते हैं कि वो कंडीशन वो डिजीज की जिसमें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है फैटी मटेरियल होता है वो हमारे आर्टरी की वॉल में आके अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके जो पहले क्वेश्चन था उसमें भी हम लोगों ने बात किया था, तो उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डेट इज डी, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हम जो आर्टियोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारी आर्टरी की वॉल एक तरह से वाल होती है वो वहाँ पे काफ़ी हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है जिसके कारण भी प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं करता है। बट अगर जो हमारी आर्टरी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फैटी मटेरियल अक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सडन कार्डियक डेथ, SCD। तो अगर हम बात करते हैं वो सडन कार्डियक डेथ के बारे में तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज इनमें से कौन सा होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कोकेन अब्यूज, दूसरा ऑप्शन है हमारा द मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्सी, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे वो कार्डियोमायोपैथी और अंतिम ऑप्शन है हमारा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वो सडन कार्डियक डेथ के बारे में तो उसका जो हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है हमारा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो अगर हम SCD के बारे में बात करते हैं तो इससे हमें जो हमारा कार्डियक डिजीज है उसके कारण अनएक्सपेक्टेड डेथ देखने को प्राप्त होती है। इसमें जो हमारे वो सिम्टम्स हैं वो हमें एक तरह से प्रॉपरली स्टार्टिंग में वो नहीं दिखते हैं और अचानक एक घंटे में वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह आते हैं और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हमारा होता है फेटल जो वेंट्रिकुलर अरिथमिया, इसका मोस्ट कॉमन कॉज वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस। तो अगर हम बात करते हैं मिट्रल स्टेनोसिस की तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द क्रोनिक रूमेटिक वाल्व डिजीज, दूसरा ऑप्शन है हमारा द एक्यूट रूमेटिक फीवर, तीसरा ऑप्शन है हमारा द कंजस्टिव हार्ट फेल्योर और अंतिम ऑप्शन
ऑप्शन है हमारा इन्फेक्टिव इंडोकार्डिटीज। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मिट्रल स्टेनोसिस के बारे में, तो उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हमारा होता है द क्रोनिक र्यूमेटिक वाल्व डिजीज। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मिट्रल स्टेनोसिस के बारे में, तो इस कंडीशन में जो हमारे होते हैं मिट्रल वाल्व होते हैं वो वहाँ पे नैरो हो जाते हैं, और ये अक्सर हमें देखने को प्राप्त होता है ड्यू टू द क्रोनिक र्यूमेटिक डिजीज के कारण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए क्रोनिक र्यूमेटिक वाल्व डिजीज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज द ईसीजी शो इन द फ्रिंज मेटल एंजाइना। जो हमारा फ्रिंज मेटल एंजाइना होता है उसमें ईसीजी क्या शो करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एसटी वो सेगमेंट डिप्रेशन, दूसरा ऑप्शन है एसटी वो सेगमेंट एलिवेशन, तीसरा ऑप्शन है अपसेंट ऑफ पी वेव, और अंतिम ऑप्शन है प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फ्रिंज मेटल एंजाइना के बारे में, तो उस कंडीशन में जब हम पेशेंट का ECG निकालते हैं तो वहाँ पे जो उसका होता है ST वो सेगमेंट होता है वो वहाँ पे एलिवेटेड हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द B ST सेगमेंट एलिवेशन, जो अक्सर हमें देखने को प्राप्त होता है वो ड्यू टू द वो ट्रांस म्यूरल इस्चीमिया के कारण, और ये अक्सर हमें एक तरह से फ्रिंज मेटल एंजाइना में देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द B ST सेगमेंट एलिवेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट थ्रोम्बोजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एथेरोमा। तो अगर हम एथेरोमा के बारे में बात करते हैं तो उसका इनमें से कौन सा थ्रोम्बोजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द फाइब्रस कैप, दूसरा ऑप्शन है लिपिड कोर, तीसरा ऑप्शन है फोम सेल्स, और अंतिम ऑप्शन है स्मूथ मसल सेल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एथेरोमा, तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है वो थ्रोम्बोजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा लिपिड कोर होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द B लिपिड कोर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द क्रोनिक इस्चीमिक हार्ट डिजीज इज मोस्ट ऑफन ड्यू टू। जो हमारा क्रोनिक इस्चीमिक हार्ट डिजीज होता है वो इनमें से एक तरह से किनके कारण होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा ऑप्शन है हमारा द रिपीटेटिव कोरोनरी वैसोस्पाज्म, तीसरा ऑप्शन है हमारा एम्बोलाइजेशन टू द कोरोनरी ब्रांचेस, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द स्टेनोसिस ऑफ द कोरोनरी ओस्टिया। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है कोरोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज होता है वो इनमें से किसके कारण होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ये कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो है कोरोनरी इस्चेमिक हार्ट डिजीज हमें देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. The atherosclerosis and arteriosclerosis are classified as options देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा a disease of the artery, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिजीज ऑफ द बोन, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिजीज ऑफ द लीवर, और अंतिम ऑप्शन है डिजीज ऑफ किडनी। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था जो हमारा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इसमें हमारी आर्टरी के अंदर जो हमारे होते हैं एक तरह से फैट मटेरियल होते हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो हमारे आर्टरी की ओपनिंग होती है वो वहाँ पे नैरो हो जाती है। और अगर हम आर्टियोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारी आर्टरी की वाल होती है वो वहाँ पे थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो ये जो हमारी दोनों डिजीज हैं ये हमारे आर्टरी की डिजीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी डिजीज ऑफ द आर्टरी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द आर्टरियोस्क्लेरोसिस अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है वो इनमें से किसकी प्रेजेंस के कारण होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द फास्फोरस इन द आर्टरीज, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, और अंतिम ऑप्शन है कैल्शियम इन द आर्टरी। तो अगर हम बात करते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस के बारे में, तो जब हमारे आर्टरी में जो एक तरह से पोटेशियम वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसके कारण हमें वहाँ पे आर्टरियोस्क्लेरोसिस देखने को प्राप्त
होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, पोटेशियम इन द आर्टरीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द आर्टरियोस्क्लेरोसिस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस इज, इनमें से कौन सा हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस का प्राइमरी कंट्रीब्यूटर होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द अक्यूमुलेशन ऑफ द मोनोसाइट, दूसरा ऑप्शन है हमारा अक्यूमुलेशन ऑफ द मीजोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा अक्यूमुलेशन ऑफ द एल्बुमिन और अंतिम ऑप्शन है हमारा द अक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, बट जो हमारा प्राइमरी कंट्रीब्यूशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का वो होता है अक्यूमुलेशन ऑफ द मीजोफिल्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, अक्यूमुलेशन ऑफ द मीजोफिल्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट टर्म रिफर टू डैमेज ऑफ द हार्ट मसल ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दूसरा ऑप्शन है हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी, तीसरा ऑप्शन है हमारा इस्चेमिक कार्डियक मायोपैथी और अंतिम ऑप्शन है हमारा कार्डियोप्लेजिया। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट मसल का डैमेज होता है इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो के कारण, वो इनमें से हमें किसके कारण देखने को प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, हाइपरट्रॉपिक कार्डियक मायोपैथी के कारण हमें यहाँ पे ये देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम डायग्राम देखते हैं तो इसमें देखिए ये हमारा है वो नॉर्मल हार्ट है, इस प्लेस पे देखें और इस प्लेस पे हालांकि क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारी होती हैं वो है एक तरह से मसल्स होती हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं, यहाँ पे ओपनिंग आप देखें तो काफ़ी एक तरह से कम है, जिसके कारण कि इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है, अधिक ब्लड इसके अंदर नहीं आता, जिसके कारण उसका फ्लो यहाँ पे एक तरह से कम हो जाता है और उस कंडीशन में जो हमारा होता है हार्ट की एक तरह से मसल्स होती हैं वो यहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन डिकम्पनसेटेड हार्ट फेल्योर द जो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट मसल इज अकर्ड बाई, जो हमारा होता है वो डिकम्पोजेटेड हार्ट फेल्योर होता है। उस कंडीशन में हार्ट की मसल होती हैं उसकी जो ओवर स्ट्रेचिंग होती है वो इनमें से किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है हमारा द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, तीसरा ऑप्शन है डायलेशन ऑफ द आर्टरिया और अंतिम ऑप्शन है हमारा डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो डिकम्पोजेटेड हार्ट फेल्योर होता है, उसमें हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसकी जो ओवर स्ट्रेचिंग है वो हमें अक्सर देखने को प्राप्त होती है विद द डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स के कारण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए पेशेंट प्रेजेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ब्लड प्रेशर 180/130 mmHg, हेडेक एंड द कंफ्यूजन, विच एडिशनल फाइंडिंग आर कंसिस्टेंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि एक हमारा है पेशेंट जो कि हमारे आता है जो है इमरजेंसी में आता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 180/130 mmHg है, उसके जो है हेडेक हो रहा है, उसको एक तरह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो वहाँ पे हम उसके ऊपर कौन सा और टेस्ट ऐसा करेंगे जिससे कि हम हाइपरटेंसिव जो हमारा इमरजेंसी है उसको हम वहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द ब्रेडिकार्डिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा रेटिनोपैथी, तीसरा ऑप्शन है हमारा यूरिनरी रिटेंशन और अंतिम ऑप्शन है जॉइंडिस। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो एक तरह से कौन सा डायग्नोसिस है जिसको हम लोग करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, रेटिनोपैथी। तो जो हमारा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है ये हमारा होता है रेटिनल वेस्कुलर डैमेज कॉज्ड बाय द हाइपरटेंशन, और ये एक ऐसा वो साइन होता है जिससे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी
में है कि नहीं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज कंडीशन इज वो ट्रोपोनिन लेवल इज नॉट रेज। तो इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वो ट्रोपोनिन लेवल रेज नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा MI मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, दूसरा है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीसरा ऑप्शन है हमारा रीनल फेल्योर और अंतिम ऑप्शन है हमारा UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज नहीं होता है, तो जो हमारा होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में भी ये इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसमें भी हमारा ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है और रीनल फेल्योर में भी ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जो हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है इसमें हमारा ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ए टाइप 2 मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इनमें से कौन सा हमारा टाइप 2 मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द MI वो काज्ड बाई ए प्राइमरी वो कोरोनरी इवेंट वो सच एज प्लेग रप्चर, दूसरा ऑप्शन है हमारा द MI ड्यूरिंग CABG ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा द MI सेकेंडरी टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द वो सडन कार्डियक डेथ विद सिम्टम्स ऑफ इस्चीमिया। तो अगर हम बात करते हैं टाइप 2 मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की, तो उसमें जो हमारा होता है कंडीशन वो होती है कि जो हमारा होता है MI वो सेकेंडरी उस प्लेस पे ऑक्सीजन की जो हमारी डिमांड है और उसकी जो सप्लाई है अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में टाइप 2 मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द C, द MI सेकेंडरी टू एन इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज आर मैकेनिज्म ऑफ सेल डैमेज इज नॉट ड्यू टू द इस्चीमिया। इनमें से वो कौन सी मैकेनिज्म है जो कि हमारे इस्चीमिया के थ्रू सेल के डैमेज की मैकेनिज्म नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिक्रीज्ड ATP, दूसरा ऑप्शन है हमारा द इंक्रीज कैल्शियम इंट्रासेलुलरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज फ्री रेडिकल और अंतिम ऑप्शन है हमारा द इंक्रीज पोटेशियम इंट्रा सेलुलरी। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिक्रीज इन द ATP, तो ये भी हमारा होता है इस्चीमिया के थ्रू जो हमारे होते हैं सेल के डैमेज उनकी मैकेनिज्म होती है। अगर हमारा कैल्शियम इंक्रीज होता है तो वो भी इसकी मैकेनिज्म होती है और जो हमारा फ्री रेडिकल का इंक्रीमेंट होता है वो भी इसकी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द D, इंक्रीज पोटेशियम इंट्रासेलुलरी हमारा इस्चीमिया की कंडीशन के कारण वो सेल डैमेज की मैकेनिज्म नहीं होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद ए प्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ द पेन दैट अकर एज द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एंजाइटी, दूसरा ऑप्शन है स्टेबल एंजाइना, तीसरा ऑप्शन है अनस्टेबल एंजाइना और अंतिम ऑप्शन है हमारा वेरिएंट एंजाइना। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है। तो जो हमारा स्टेबल एंजाइना होता है उसमें जो हमारा होता है एक तरह से वो फिजिकल और जो इमोशनल स्ट्रेस के कारण हमें चेस्ट पेन देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द B, स्टेबल एंजाइना। तो जो हमारा स्टेबल एंजाइना होता है इसमें हमें एक तरह से वो चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को प्राप्त होता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं या हमारे ऊपर कोई इमोशनल स्ट्रेस आता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा चेस्ट पेन होता है उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ द कार्डियक डैमेज। इनमें से वो कौन सा ब्लड टेस्ट है जो कि हमारे कार्डियक डैमेज के लिए काफ़ी इंडिकेटिव होता है। ऑप्शंस हैं हमारे लैक्टेट वो डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा ऑप्शन है हमारा द कंप्लीट ब्लड काउंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्रोपोनिन I और अंतिम ऑप्शन है हमारा क्रिएटिन काइनेज। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा टेस्ट है
है जो कि हमारे कार्डियक डैमेज के लिए मोस्ट इंडिकेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी। ट्रोपोनिन आई जो हमारा है वो एक तरह का मोस्ट कॉमन एक तरह से ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग अपने कार्डियक डैमेज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज इंडिकेटेड बाई ए थर्ड हर्ट साउंड S3। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वेंट्रिकुलर डायलेशन, दूसरा ऑप्शन है सिस्टमिक हाइपरटेंशन, तीसरा ऑप्शन है द एओर्टिक वॉल मालफंक्शन और अंतिम ऑप्शन है हमारा इंक्रीज आर्टेरियल कॉन्स्ट्रक्शन। तो अगर हम बात करते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन, तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे हार्ट का थर्ड साउंड आता है जिसको हम S3 से इंडिकेट करते हैं, तो जो इनमें से वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ए। द वेंट्रिकुलर डायलेशन को वो इंडिकेट करता है, इसको हम लोग S3 से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा थर्ड साउंड होता है ये एक तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन होता है हमारे सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर का। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द कार्डियक कैथेटराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा कार्डियक एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंडोकार्डियोग्राम और अंतिम ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा डायग्नोस्टिक टूल है जो कि हमारे मायोकार्डियल डैमेज की लोकेशन को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसमें हमें हेल्प करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। जो हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका स्टिमुलेशन इनमें से किस रिस्पॉन्स को शो करता है। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रेडिकार्डिया, दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिकार्डिया, तीसरा ऑप्शन है हाइपोटेंशन और अंतिम ऑप्शन है डिक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका स्टिमुलेशन इनमें से किसको प्रोड्यूस करता है, किसका रिस्पॉन्स होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, ट्रैकिकार्डिया। जो हमारे होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें स्टिमुलेशन के बाद में ये रिस्पॉन्स हमें देखने को प्राप्त होता है, ट्रैकिकार्डिया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक्सीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जो हमारा होता है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो किस लेवल से एक्सीड हो जाने के बाद में जो हमारा होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उसके होने के हमें रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 100 mg/dl, दूसरा ऑप्शन है हमारा 150, तीसरा है 175, फोर्थ है 200 mg/dl। तो अगर हम बात करते हैं कि जो है इनमें से वो कौन सा सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है जिसके ऊपर अगर हमारा लेवल एक्सीड हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, 200 mg/dl। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन द स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द CK-MB इज एलिवेटेड, दूसरा ऑप्शन है द ट्रोपोनिन आई इज एलिवेटेड, तीसरा ऑप्शन है हमारा मायोग्लोबिन इज एलिवेटेड और अंतिम ऑप्शन है हमारा द लेवल ऑफ द कार्डियक मार्कर रिमेन अनचेंज। तो जो हमारा स्टेबल एंजाइना होता है उसमें जो हमारे कार्डियक मार्कर्स होते हैं वो वहाँ पे हमें अनचेंज दिखते हैं, उनमें कोई परिवर्तन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, द लेवल ऑफ द कार्डियक मार्कर्स रिमेन अनचेंज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द मीनिंग ऑफ द इंफ्रॉक्शन, जो हमारा इंफ्रॉक्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द एओर्टा डेथ, दूसरा ऑप्शन है आर्टरी डेथ, तीसरा ऑप्शन है टिश्यू डेथ और अंतिम ऑप्शन है मसल डेथ। तो अगर हम इंफ्रॉक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टिश्यू डेथ, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, टिश्यू डेथ। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द हार्ट अटैक अकर व्हेन देयर इज ए ब्लड
क्लॉटिंग इन, जो हमारा होता है हार्ट अटैक होता है, तो हमारे कहाँ पे ब्लड क्लॉट होने के कारण हार्ट अटैक हमें देखने को प्राप्त होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रीनल आर्टरीज, दूसरा ऑप्शन है हमारा द मेसेंटेरिक आर्टरीज, तीसरा ऑप्शन है हिपैटिक आर्टरीज और अंतिम ऑप्शन है हमारा कोरोनरी आर्टरी। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कहाँ पे ब्लड के क्लॉट होने से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, कोरोनरी आर्टरीज में अगर ब्लड क्लॉट होता है तो वहाँ पे हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज, जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम लोग साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट कम्स विदाउट ऑब्वियस सिम्टम, दूसरा ऑप्शन है इट इज ए ग्रीक वर्ड, तीसरा ऑप्शन है द पीपल विद द हाइपरटेंशन आर होमिसाइडल और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन को हम लोग साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, इट कम्स विदाउट ऑब्वियस सिम्टम। ये एक तरह से हम कह सकते हैं बिना किसी ऑब्वियस सिम्टम के हाइपरटेंशन हमें देखने को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप उन्हें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।